कला एवं संस्कृति। प्रागैतिहासिक शैलचित्र कागज भाषा लिखित अभिलेखों के अस्तित्व से पूर्व के इतिहास को प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्रारंभ में यह समझना चुनौतीपूर्ण था कि प्रागैतिहासिक काल के लोग कैसे रहते थे। हालांकि विद्वानों ने प्रागैतिहासिक स्थलों पर खुदाई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जिसमें औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल, उस काल के मनुष्यों और पशुओं के अवशेष तथा गुफा चित्र शामिल हैं। इन निष्कर्षों का विश्लेषण करके विद्वानों ने प्रागैतिहासिक जीवन की अपेक्षा का सटीक जानकारी प्राप्त की है। जब लोगों को भोजन, जल, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होने लगी तो वे कला के माध्यम से विशेषकर गुफाओं की दीवारों पर चित्र और रेखा चित्र बनाकर अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास करने लगे। प्रागैतिहासिक गुफा चित्र कला विश्व के अनेक भागों में उत्तर पूर्व पाषाण काल की प्रागैतिहासिक गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में शैल चित्रों के सर्वप्रथम खोज वर्ष 1967 से 68 में पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने स्पेन में हुई अल्तमीरा की खोज से पूर्व की थी। कार्लाइल, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष जैसे पुरातत्वविदों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में शैल चित्र वाले अनेक स्थल खोजे हैं। क्या आप जानते हैं मानव के प्रारंभिक विकास प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इन चित्रों में छोटी छड़ी जैसी मानव आकृतियाँ, लंबे थूथल वाले जीव, लोमड़ी और कई पैरों वाली छिपकली जैसे जंतु, साथ ही सफ़ेद, काले, लाल, गेरू रंग में ज्यामितीय प्रतिरूप भी शामिल हैं। कुछ दृश्यों में तो मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नचाते हुए दर्शाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए। वहाँ सबसे पहले काले चित्र, फिर उन पर लाल गेरू चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद चित्र बने हुए पाए गए। इसके अतिरिक्त कश्मीर में शिलापट पर चित्र उकेरे गए। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट पत्थर पर सफ़ेद, लाल गेरू या गेरू के संयोजन से विभिन्न प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया है, जो प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति में एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। भीमबेटका की प्राचीन शैल कला। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित भीमबेटका और उत्तर प्रदेश के कैमूर पहाड़ी की शैल कला प्रारंभिक ऐतिहासिक और नवपाषाण काल की हैं। इन शैलियों में विविध प्रकार के चित्र अंकित हैं। इनमें सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल, कभी-कभी वनस्पति के चित्र शामिल हैं। सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र विंध्य पर्वतमाला में मिले हैं, क्योंकि यहाँ पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अवशेष, वन, जंगली पौधे, फल, जलधाराएँ, कंदराओं की बहुतायत है, जो पाषाण युग के लोगों के रहने के लिए आदर्श निवास स्थान है। भीमबेटका में लगभग 800 शैलाश्रय हैं, जिनमें 500 शैलाश्रय में चित्र पाए जाते हैं। पुरातत्वविद वी.एस. वाकड़कर द्वारा 1957-58 में खोजी गई इन गुफाओं के चित्रों में प्राचीन जीवन के विभिन्न पहलुओं, रोजमर्रा घटनाओं से लेकर धार्मिक और शाही चित्र दर्शाए गए हैं। इन चित्रों के विषयों में शिकार, नृत्य, संगीत, घोड़े और हाथी की सवारी,
पशुओं की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शारीरिक सज्जा और घरेलू दृश्य शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला। शैल कला को 7 ऐतिहासिक कालों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रथम काल उत्तर पूर्व पाषाण काल प्रथम काल, मध्य पूर्व पाषाण काल द्वितीय काल, अत्ताम पाषाण काल तृतीय काल। यह कला क्षेत्र की प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृति और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। भीमबेटका में उत्तर पूर्व पाषाण काल। भीमबेटका के उत्तर पूर्व पाषाण काल के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इन प्राचीन कलाकृतियों में छड़ी के आकार की मानव आकृतियों के साथ साथ भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों, सूअरों जैसी बड़े पशुओं की आकृति भी दर्शाई गई है। कुछ चित्र धवन चित्र, वॉश पेंटिंग हैं, लेकिन अधिकांश चित्र जटिल ज्यामितीय आकृति से भरे हुए हैं। हरे रंग के चित्रों में आमतौर पर नर्तकियों को दर्शाया गया है, जबकि लाल चित्रों में शिकारियों को दर्शाया गया है। ये कलाकृतियाँ इतिहास के काल के दौरान प्रारंभिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति और संभवतः अनुष्ठान के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। भीमबेटका में मध्यपाषाण काल जिसका प्रतिनिधित्व भीमबेटका में द्वितीय काल द्वारा किया जाता है। चित्रों की संख्या अधिक, हालांकि इस काल में चित्रों का आकार पहले की तुलना में छोटा है। इस चरण में शिकार के दृश्य प्रमुख है, जिसमें से लोगों को कांटेदार भाले, नोकदार झंडे, तीर कमान जैसे हथियार लेकर समूह में शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल कंधे लेकर पशुओं को पकड़ने की कोशिश करते हुए दर्शाया गया। इन चित्रों को प्राय साधारण कपड़े या आभूषण पहने हुए चित्रित किया गया है, जबकि कुछ चित्रों में मनुष्यों की विस्तृत सिर वस्त्र व मुखौटे पहने हुए दर्शाए गए हैं। कलाकृतियों में विभिन्न प्रकार के पशुओं को दर्शाया गया है, जिसमें हाथी, भैंसा, बाघ, सूअर, हिरण, मृग, तेंदुए, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी, पक्षी शामिल हैं। मध्यपाषाण काल के कलाकार पशुओं को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे तथा उन्हें शिकार और शिकारी दोनों रूपों में चित्रित करते। जहाँ पशुओं को प्रागैतिहासिक शैली में चित्रित किया जाता, वहीं मानव आकृतियों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। महिलाओं को कपड़े पहने हुए नग्न दोनों रूपों में दर्शाया गया है तथा सभी आयु के व्यक्तियों को दर्शाया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते दर्शाया गया है। चित्रों में सामूहिक नृत्य, एकल फल एकत्र करना, शहद एकत्र करना, खाना बनाना, पारिवारिक दृश्य सामान्य विषय थे। कई शैलाश्रयों में हाथ और मुट्ठी की छाप तथा उंगलियों के निशान भी मिले हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें सफ़ेद और लाल उनके पसंदीदा रंग थे। ये रंग खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे, जैसे लाल रंग के लिए हेमेटाइट गेरू और हरे रंग के लिए कैल्सिडोनी, सफ़ेद रंग के लिए संभवतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। रंग बनाने के लिए इन खनिजों को पीस कर पाउडर बनाया जाता था, जिसे पानी और संभवतः पशुओं की चर्बी या पेड़ से निकाले गए गोंद या रॉल के साथ मिलाया जाता था। पेड़ों की पतली रेशेदार टहनियों से ब्रश बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात यह है कि ये रंग संभवतः चट्टान की सतह के साथ रासायनिक प्रक्रिया के कारण हजारों वर्षों से बने हुए हैं, जो प्राचीन सभ्यता के कलात्मक कौशल की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। शैल चित्र। वर्तमान आदिम लोगों में भी शैल चित्रों की ये प्रथा सामान्य है। ये जन्म, मृत्यु, वयस्क होने
और विवाह के समय किए जाने वाले अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में चित्रों पर नक्काशी या पेंटिंग करते हैं। वे शिकार के अनुष्ठानों के दौरान नकाब पहनकर नृत्य करते हैं, जिससे उन्हें जंतुओं को मारने में मदद मिल सके। उन्हें ढूंढना या मारना मुश्किल होता है। भीमबेटका के पत्थरों पर प्राचीन कहानियाँ। भीमबेटका कलाकारों ने शैलाश्रयों की दीवारों और छतों पर अपने चित्र बनाए हैं। कुछ चित्र रहने के स्थानों में भी मिले हैं, जबकि अन्य चित्र संभावित धार्मिक महत्व वाले स्थानों में मिले हैं, जो अक्सर ऊंचे या असुविधाजनक स्थान थे, जिससे संभवतः दूर से दिखाई दे सके। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इन प्राचीन चित्रों में उल्लेखनीय चित्रात्मक गुणवत्ता झलकती है। इसमें कलाकारों के प्राकृतिक वातावरण के दृश्यों को दर्शाया गया है, जिसमें साहसी, आनंदित मानव आकृतियाँ तथा आकर्षक युवा पशु दिखाए गए हैं। इन आदिम कलाकारों की कहानी कहने सुनने का शौक था। उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्षरत मनुष्य और पशुओं दोनों को नाटकीय ढंग से चित्रित किया। कुछ दृश्यों में लोगों का शिकार करते हुए दिखाया गया है, जिसमें घायल लोग इधर उधर जमीन पर पड़े हैं, जबकि अन्य दृश्यों में पशुओं को मौत की पीड़ा से पकड़ते हुए और लोगों को उनके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। जो आकृति पर मानव पशु को दर्शाता है। विशेष रूप से कई शैल कला स्थलों पर पुनः चित्रों के ऊपर नए चित्र बनाए गए हैं। भीमबेटका के कुछ स्थलों पर चित्र की 20 परतें तक हैं। इन चित्रों के हीन प्रथा के कारणों का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इनमें पिछले चित्रों से असंतोष, कुछ चित्रों या स्थानों का पवित्र या विशेष महत्व, या समय के साथ एक ही स्थान या कई पीढ़ियों का उपयोग करना शामिल हो सकता है। ये प्रागैतिहासिक चित्र प्रारंभिक मानव के जीवन, भोजन की आदतों, दैनिक गतिविधियों और विचार प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे इन चित्रों में पाए जाने वाले हथियारों, औजारों, चीनी मिट्टी की वस्तुओं तथा हड्डियों जैसी असंख्य कलाकृतियों के साथ मानव सभ्यता के विकास के साक्षी हैं। सबसे बढ़कर ये शैल चित्र उस युग के आदि मानव द्वारा विकसित अमूल्य विरासत है। निष्कर्ष रूप में कहें तो संक्षेप में भीमबेटका के शैल चित्र, जो विभिन्न ऐतिहासिक कला से संबंधित हैं, हमारे पूर्वजों के जीवन और विचारों की एक आकर्षक झलक प्रस्तुत करते हैं। सीमित औजार और सामग्रियों के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाई गई ये उल्लेखनीय कलाकृतियाँ कलाकारों की अपने पर्यावरण से गहरे संबंध और कहानी कहने सुनने की रुचियों को दर्शाते हैं। ये चित्र शिकार, जीवित रहने के संघर्ष और मनुष्य एवं पशुओं दोनों के जटिल चित्रों के दृश्य माध्यम से रोमांच की भावना, प्रकृति का प्रभुत्व एवं अपने आसपास के वातावरण को दर्शाते हैं। ये शैल चित्र विकासशील मानव सभ्यता के प्रमाण हैं, जो प्रारंभिक समाज की जीवन शैली, भोजन संबंधी आदतों, दैनिक गतिविधियों और सबसे बढ़कर उनकी विचार प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियों में शैलों में गुफा या प्राकृतिक संरचना, जहाँ प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। मध्यपाषाण काल, वह युग जिसके दौरान भीमबेटका में अनेक चित्र बनाए गए, जिसमें शिकार के दृश्य और दैनिक जीवन के विभिन्न पशुओं को छोटे आकार की कलाकृतियों में दर्शाया गया है। अध्यारोपण, विद्यमान चित्रों के ऊपर नए चित्र बनाने की प्रथा, धार्मिक महत्व को चित्रों या स्थानों से जुड़े धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। प्रागैतिहासिक काल, लिखित अभिलेखों के आविष्कार से पूर्व के इतिहास का समय, जिसके दौरान इन चित्रों का निर्माण किया गया था। कलाकृतियाँ प्राचीन मनुष्यों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त वस्तुएं जैसे हथियार, औजार, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और हड्डियाँ जो उनके दैनिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। पर्वतीय भित्ति चित्रण परंपराएं। पर्वतीय भित्ति चित्र परंपराएं विविध प्रकार की कलात्मक
कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं, जो मध्यकाल में मंदिरों, महलों और पवित्र और अन्य पवित्र स्थलों को सुशोभित करती हैं। इन अध्यायों में जटिल और अत्यंत आश्चर्यजनक कला रूपों का चित्रण किया गया है, जो भारत के इतिहास के उत्तर काल के दौरान इसके विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुए। अजंता के बाद चित्रकला की बहुत कम पुरा स्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं पलस्तर और रंग रोगन की हुई थी। गुफा खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थान पर जारी रही जहां मूर्ति कला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा है। बादामी की गुफा बादामी 578 से 579 ईस्वी के आसपास प्रारंभिक चालुक्य राजवंश की राजधानी वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन में अपनी सत्ता स्थापित की। चालुक्य नरेश मंगलेश चालुक्य नरेंद्र पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया, जिसे विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 4 बादामी गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसमें गुफा की सुंदरता का वर्णन है और यह विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई है, इसलिए इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें सामने के मंडप की मेहराबदार छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश शेष है। इस गुफा के चित्रों में पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्तिवर्मन के राजमहलों के दृश्य चित्रित किए गए हैं, जो अजंता परंपरा का एक विस्तार है। इसकी लयबद्ध रेखाएं, धारा प्रवाह, रूप और सुसंगत संयोजन कला की कुशल तथा परिपक्वता में सुंदर उदाहरण है, जो ईसा की छठी शताब्दी कलाकारों में पाई जाती थी। चित्रों में दर्शाए गए मुखमंडल अजंता की शैलों में मिलते जुलते हैं। कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया। यह अभिलेख है कि गुंबददार छत के बचे हुए अंश पर महल के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया गया है, जिनमें राजा रानी दृश्य आकृतियों के विस्तृत चित्रण के साथ नृत्य भी शामिल है। पल्लव, पांड्य, चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र पल्लव तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्रों में चित्रकला की परंपरा पल्लव, पांड्य, चोल राजवंशों के शासनकाल में विकसित हुई। चालुक्य नरेशों के बाद पल्लव नरेश उल्लेखनीय कला संरक्षक थे। महेंद्रवर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में पनामल्लई मंडगपट्टू और कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण कराया, जो कला में उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। मंडगपट्टू के शिलालेख में उल्लेख है कि महेंद्रवर्मन प्रथम अनेक उपलब्धियों से विभूषित था, जैसे विचित्र चित्त, जिज्ञासु मन वाला और चित्रकार पुली, कलाकार केसरी, चैत्रकारी मंदिर निर्माण, जो कला संबंधी से गतिविधियों में उसकी रुचि को दर्शाता है। पनामलाई देवी की आकृति ललितपूर्ण बनाई गई। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राजा सिंह के संरक्षण में रचे गए में बने। अब तो उन चित्रों के कुछ अंश ही उपलब्ध है, जिनमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं। पहले के समय के चित्रों की तुलना में रेखाएं लयबद्ध है और अलंकृत। धड़ का चित्र अभी भी पहला की मूर्ति कला
परंपरा की तरह ही है, लेकिन अब उसे लंबा बना दिया गया है। पांड्य जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने कला को संरक्षण प्रदान करना जारी रहा। तिरुमल्लईपुरम की गुफा, सित्तनावासल की जैन गुफाएं जिनका जीवंत उदाहरण है तिरुमल्लईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती हैं। सित्तनावासल में ये चित्र चैत्र के बरामदे के भीतरी छत और ब्रैकेट पर दिखाई देती है। इन स्थलों के चित्रों स्वर्गीय परियों के नृत्य करती आकृतियां, बरामदे के खंभों पर दृश्य आकृतियां, हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग की चित्रित जीवंत रंग और कुशल कलात्मक कल्पना को दर्शाती हैं। शरीर को सूक्ष्म मॉडलिंग के साथ पीले रंग के प्रस्तुत किया गया है। बड़ी बड़ी आँखों की यह परंपरा दक्कन और दक्षिण भारत के बाद की कलाकृतियों में भी जारी रही। चोल शासनकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान मंदिर निर्माण और अलंकरण की परंपरा जारी रही। 11वीं शताब्दी में चोल शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर थी, जिसके परिणामस्वरूप तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में कोंडचोलपुरम तथा दारासुरम ऐसे उत्कृष्ट नमूनों का निर्माण क्रमशः राजराज चोल, पुत्र राजेंद्र चोल और राज चोल द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया गया था। चोल काल के चित्र नर्तमलई में देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से बृहदेश्वर मंदिर में यह उल्लेखनीय है कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थीं। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी, जो चोल चित्रकला की महान परंपरा को प्रकट करती हैं। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में चोल कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है। इसमें लहरीदार सुंदर रेखाओं के पूर्व निर्धारित प्रवाह, आकृतियों में हाव भाव और अंग प्रत्यंगों की लचक देखने को मिलती है। ये तत्व चोल कलाकारों द्वारा अपने काल के दौरान प्राप्त की गई पूर्णता और संक्रमण के चरण दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कला रूपों में विविध विषयों को दर्शाया गया है, जिसमें राज और उनके परामर्शदाता कुरुवर, नृत्यांगनाओं और भगवान शिव के विभिन्न रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरा तक शिव, नटराज शिव आदि शामिल हैं। विजयनगर की चित्रकला में परिवर्तन 13वीं शताब्दी के चोल राजवंश के पतन के बाद विजयनगर राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी अस्तित्व में आया। हम्पी को इसकी राजधानी बनाया गया और हम्पी से चित्रों तक के क्षेत्र पर इसका नियंत्रण था। ठीक है। त्रिची के पास
तिरु तिरुकुरल में 14वीं शताब्दी में बनाए गए चित्र विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बनाए गए जो उस काल के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्रफलकों में से एक चित्र में बुका राय के आध्यात्मिक गुरु विद्याधर को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है। वर्तमान आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। विजयनगर की कलात्मक परंपरा विजयनगर के चित्रों ने एक विशिष्ट चित्रात्मक भाषा का विकास किया जिसमें चेहरे को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को दो आयामों में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई हैं। इन परंपराओं में दक्षिण भारत के विभिन्न केंद्रों के कला रूपों को प्रभावित किया है जो नायक काल के चित्रों तक देखने को मिलते हैं। नायककालीन चित्र 17वीं-18वीं शताब्दी में नायक राजवंश ने तमिलनाडु के तिरुकुरल, श्रीरंगम और तिरुवरुल की कलात्मक परंपरा को जारी रखा। तिरुकुरल ने 14वीं और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं जिसमें वर्धमान महावीर के जीवन के दृश्य दर्शाए गए। नायककालीन चित्रों के मूल विषय नायककालीन चित्रों में महाभारत रामायण के प्रसंगों के साथ कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए। तिरुवरूर, चिदम्बरम, चिंगम जैसे विभिन्न मंदिरों के शिव, विष्णु और रामायण से संबंधित प्रथाएं चित्रित हैं। चिदम्बरम में अनेक चित्र फलकों में शिव विष्णु की से संबंधित कथाएं चित्रित हैं। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी के रूप में चित्रित किया गया है। नायक शैली में निरंतरता और परिवर्तन नायक चित्रकला को विजयनगर शैली का ही विस्तृत रूप माना जाता है। यद्यपि छोटे मोटे क्षेत्रीय परिवर्तन और समावेश देखने को मिलते हैं। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। विजयनगर चित्रों की तुलना में पुरुष आकृतियों की कमर पतली और पेट कम भारी दर्शाया गया है। कलाकारों ने परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया। जैसा कि तिरुवरंजुली में नटराज का चित्र इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। केरल भित्ति चित्रकला का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान केरल के चित्रकारों ने एक विशिष्ट चित्रात्मक भाषा तथा तकनीकी का विकास कर लिया जिसमें नायक और विजयनगर शैलियों के तत्व शामिल थे। उन्होंने स्थानीय परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए जैसे कथकली और कलम एजुथु केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी में चमकदार रंगों का उपयोग करके मानव आकृतियों को त्रिआयामी स्वरूप में प्रस्तुत किया। मूल विषय और स्रोत में केरल के भित्ति चित्र मंदिर और तीर्थस्थलों की दीवारों के साथ साथ राजमहल के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान केरल में प्रचलित हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। कलाकारों ने अपनी चित्रित कथाओं के लिए मौलिक परंपराओं और रामायण तथा महाभारत के स्थानीय रूपांकनों को आधार बनाया था। केरल भित्ति चित्रकला के प्रमुख स्थल इसमें पुंडरीकुरम का कृष्ण मंदिर,
पनायनरकावु, तिरुकोडिथानम, त्रिपयार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वड़क्कनाथम मंदिर जैसे उल्लेखनीय स्थल शामिल हैं। इन स्थलों पर केरल की भित्ति चित्र परंपरा की परिपक्व अवस्था चित्रित होती है, दृष्टिगोचर होती है। समकालीन भित्ति चित्रों में निरंतरता आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण घरों की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर भित्ति चित्रों बने हुए देखे जा सकते हैं। महिलाएं अधिकांश समारोहों त्योहारों के दौरान या दीवारों में की नियमित सफाई और सजावट के समय इन चित्रों को बनाती हैं। पारंपरिक भित्ति चित्र विभिन्न क्षेत्रों में देखे जाते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में पिठोरों, उत्तरी बिहार में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वली चित्रकला तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दीवारों की विभिन्न प्रकार की सजावट आदि। निष्कर्ष रूप में भारत में भित्ति चित्रकला का एक समृद्ध और स्थायी इतिहास है, जो 5वीं हिंदू जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक विस्तृत है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफा, तनवासल और अन्य स्थलों जैसे प्रतिष्ठित स्थानों में पाए गए उत्कृष्ट भित्ति चित्र इस प्राचीन कलात्मक परंपरा के अमूल्य साक्ष्य हैं। गुफाओं और राजमहलों की दीवारों पर चित्रित ये भित्ति चित्र कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के एक उल्लेखनीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्षों से लेकर अजंता, बाघ, एलोरा की गुफाओं के जटिल भित्ति चित्र इस अवधि के दौरान विकसित हुए विविध विषयों और शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। ये कलाकृतियाँ न केवल ऐतिहासिक आख्यानों के दृश्य अभिलेखागार के रूप में कार्य करती हैं, बल्कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की स्थायी रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा की साक्षी हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियों में भित्ति चित्र कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप, जिसमें सामान्यतः विभिन्न रंगों और तकनीकी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर चित्रों को सीधे दीवारों या छतों पर बनाया जाता है। फ्रेस्को तकनीकी भित्ति चित्रों की एक विधि, जिसमें गोले प्लास्टर का रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रंग सूंघने पर सतह का अभिन्न अंग बन जाते हैं। मंदिर भित्ति चित्र मंदिरों की दीवारों पर पाए जाने वाले भित्ति चित्र, जिसमें सामान्यतः धार्मिक आख्यान, देवताओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। भारतीय चित्रकला की शैलियाँ। भारतीय चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा है, जो समय के साथ विकसित हुई। ब्रिटिश काल में सबसे पहले इसका आधार मंदिर स्थापत्य कला से लेकर विस्तृत पांडुलिपियों की परंपराएं थी। अंग्रेजों ने कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत की, जिसमें भारतीय शैलियों के साथ यूरोपीय शैलियों का चित्रण किया गया। जैसे जैसे चित्रकला का विकास हुआ, राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों ने भारतीय विषयों के साथ यूरोपीय तकनीकी को जोड़ा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने भारतीय विरासत से प्रेरणा ली। नंदलाल बोस के हरिपुरा पोस्टर्स में आम आदमी के जीवन का चित्रण किया गया, जबकि गगनेंद्र नाथ टैगोर और अन्य ने क्यूबिज्म जैसी आधुनिक शैलियों को अपनाया। जैमिनी राय जैसे कलाकारों ने लोक कलाकार को समकालीन विषयों के साथ जोड़ा। यह यात्रा भारत की परंपराओं को बदलते वैश्विक प्रभावों के साथ मिलाने को क्षमता को दर्शाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भारतीय कला में योगदान। 5वीं शताब्दी के ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड का चित्रसूत्र अध्याय भारतीय कला विशेषकर चित्रकला का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अध्याय आकृति बनाने की
कला से संबंधित है, जिसमें प्रतिमा लक्षण कहते हैं। इसमें चित्रकला के सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें तकनीकी उपकरण, सामग्रियां, सतहें जैसे दीवारों या भित्ति चित्र, धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृति के त्रिआयामों की संरचनाओं का उल्लेख किया गया है। चित्रण के विभिन्न अंग जैसे कि रूप भेद, दृश्य, आकार, प्रमाण या परिमाण, अनुपात और संरचना, भय या अभिव्यंजना, लावण्य योजना या सौंदर्य रचना, सदृश और वर्णिक भंगा या तूलिका जैसे और रंगों के उपयोग की विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। वर्षों से कलाकार इन सिद्धांतों का पालन करते रहे हैं, जिनमें से भारतीय चित्रकला की विभिन्न शैलियों और चित्रकलाओं के लिए आधार बन गए। इस अध्याय में हम चित्रकला के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्यकालीन लघु चित्र। मध्यकालीन युग के चित्रों को उनके छोटे आकार के कारण आमतौर पर लघु चित्र कहा जाता है। छोटे आकार का होने के कारण इन लघु चित्रों का हाथों से लेकर करीब से अवलोकन किया जाता है। मंदिरों की दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता है, इसलिए इन लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। पांडुलिपि चित्रण। इन चित्रों का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है। इन चित्रों में महाकाव्यों के काव्य छंदों, विभिन्न विहित साहित्यिक संगीत ग्रंथों के काव्य छंदों का चित्रण किया गया। छंद आमतौर पर चित्रपट के शीर्ष भाग पर या तो उसके पीछे हस्तलिखित होते थे। चित्रों को व्यवस्थित रूप में विषयगत समूहों में वर्गीकृत किया गया था, जैसे रामायण, भागवत, पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि। प्रत्येक संग्रह को कपड़े से लपेटकर राजाओं या संरक्षकों के पुस्तकालयों में संग्रहित किया जाता था। पुष्पिका पृष्ठ यह संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है, जिसमें संरक्षक, कलाकार, लेखक, तिथि, कृति के सम्मान के बारे में विवरण होता है। दुर्भाग्य से समय के साथ उनके पुस्तिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। चित्रकला के इतिहास के पुनर्निर्माण में चुनौतियाँ। कई चित्रों को गलत तरीके से संभाले जाने, आग, नमी, अन्य आपदाओं के कारण क्षति का सामना करना पड़ा। चित्रों की अधिकांश उपहार में दिया जाता था या उनका व्यापार किया जाता था, जिससे उनका विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हो गया। उदाहरण के लिए बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रों का संग्रह, या इसके विपरीत मेवाड़ के राजा के संग्रह में बूंदी के चित्र मिल सकते हैं। कई चित्रों का तिथि अंकित नहीं है, जिसके कारण कालानुक्रमिक अभिलेखों में अंतराल आ गया है। बिखरे पृष्ठों को उनके मूल संग्रह से अलग करके दिया गया है और तथा अब वे विभिन्न संग्रहालयों और निजी संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। ये बिखरे हुए चित्र कभी कभी पुनः देखने को मिल जाते हैं। ये परिभाषित समय को चुनौती देते हैं और विद्वानों को पुनः कालक्रम के संशोधन करने तथा उन्हें पुनः परिभाषित करने के लिए विवश करते हैं। आदतन किए गए संग्रहों को शैली और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के काल्पनिक आधार पर दिनांकित किया जाता रहा है। पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में विकसित हुई, जिसका मुख्य केंद्र गुजरात था। अन्य केंद्रों में दक्षिणी राजस्थान और मध्य भारत के पश्चिमी भाग शामिल थे। गुजरात के अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण इस भूभाग में अनेक व्यापारिक मार्ग जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ अनेक संपन्न व्यापारी व स्थानीय सामंत प्रमुख थे, जो आर्थिक संपन्नता के कारण कला के भी सशक्त संरक्षक बने। जैन चित्रकला शैली। जैन समुदाय जो मुख्य रूप से व्यापारी थे। जैन
विषयक कला के उल्लेखनीय संरक्षक बन गए, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली के भीतर जैन चित्रकला शैली का विकास हुआ। शस्त्रदान, पुस्तकों का दान की अवधारणा के कारण जैन शैली के विकास को और भी प्रोत्साहन मिला। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपियों को मठ में पुस्तकालय या भंडार को दान करना दान का एक महान कार्य माना जाता था। कलात्मक व्याख्या के लिए प्रमुख जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया गया, जिसमें 5 प्रमुख घटनाओं गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महानिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। कालका कथा यह आचार्य कालका की साहसिक कहानी है, जो एक दुष्ट राजा से अपनी अपहत बहन को बचाने के लिए प्रयासरत है। उत्तराध्ययन सूत्र, इसमें महावीर की कथाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। संग्रहिणी सूत्र, यह 12वीं शताब्दी का ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मांड की संरचनाओं और अंतरिक्ष मानचित्र का विवरण दिया गया है। जैन समुदाय ने इन ग्रंथों के अनेक प्रतियां तैयार की, जिसमें अनेक प्रतियां तैयार की, या तो बहुत कम या अत्यधिक चित्र मिलते हैं। एक विशिष्ट पृष्ठ पोथी या चित्र के लेखन और चित्रण के लिए वर्गों में विभाजित किया गया। पांडुलिपि या पोथी चित्र के पृष्ठों के साथ पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का उपयोग किया जाता था, तथा जोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया जाता था, जिससे उसे एक डोर के साथ बांध दिया जाता था, ताकि वे संरक्षित रहे। प्रारंभिक जैन चित्रकारी ताड़ के पत्तों पर होती थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में कागज का चलन शुरू हो गया। पश्चिमी भारत में ताड़ के पत्तों पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों के स्थान की कमी के कारण प्रारंभिक चित्रकला में मुख्य रूप से पटलिस को सजाया जाता था। बाद में एक अनूठी शैली के रूप में विकसित हुई, जिसमें चमकीली रंगों, कपड़े के अलंकरण और योजनाबद्ध चित्रण पर बल दिया गया। जैन चित्रकला का विकास और शैलियाँ, वर्ष 1350-1450 तक की अवधि जैन चित्रकला की रचनात्मक पराकाष्ठा को दर्शाती है, जिसमें प्रतीकात्मक चित्रण से लेकर अधिक विविध और जटिल कलाकृतियाँ हैं, जैसे भूदृश्य आकृतियों। संगीतकारों को चित्रित किया गया। इन चित्रों को स्वर्ण और लाजवर्द में प्रचुर प्रयोग से सुसज्जित किया गया था। प्रमाणिक चित्रों के अलावा अन्य कलाकृतियों जैसे कि तीर्थपट, मंडल और गैर धार्मिक कहानियाँ भी जैन समुदाय में लोकप्रिय थीं। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं के स्वप्न देखा। ये 14 वस्तुएं थी हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य और चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो या तो राजाध्यक्ष होगा या एक महान संत और गुरु होगा। कालकाचार्य की कथा वाले चित्र में कालका के दाहिनी ओर, नीचे और दाएं उनकी दाहिनी बंदी बनाई गई बहन को बाईं ओर दिखाया गया है। जादुई शक्ति वाले गधे को कालका की सेना के पर मुंह के बाईं ओर वर्षा करते हुए दर्शाया गया है। दुष्ट राजा को वृत्त के अंदर से नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। चित्रकला की स्वदेशी शैली, जैन चित्रकला के अलावा 15वीं-16वीं शताब्दी के अंत में
सामंतों, जमींदारों, धनी नागरिकों और ऐसे अन्य लोगों के बीच चित्रकला की एक समानांतर परंपरा मौजूद थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष धार्मिक साहित्य विषयों के चित्रण शामिल है। यह शैली राजस्थान के राजदरबार की शैलियों और मुगलों के प्रभावों से पहले की देसी चित्रकला परंपरा को दर्शाती है। इस काल की कलाकृतियों में महापुराण, चैत्र पंसिका, भागवत पुराण और गीत गोविंद जैसे विषय शामिल हैं, जो इस स्वदेशी शैली की विशेषता है, जिसे कभी-कभी पूर्व मुगल या पूर्व राजस्थानी कहा जाता है। सल्तनतकालीन चित्रकला शैली में 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के क्षेत्र मध्य एशिया के सल्तनत राजवंशों के शासन के अधीन आ गए, जिसमें फारसी, तुर्क और अफगान के प्रभाव को चित्रों में देखा जा सकता है। मध्य एशिया कलाकारों और स्थानीय कलाकारों के बीच सहयोग से सल्तनत चित्रकला का उदय हुआ, जो एक चित्रण पद्धति से अधिक एक शैली थी जिसमें स्वदेशी और फारसी तत्वों का चित्रण था। नासिर शाह खिलजी के शासनकाल 1500 से 1510 ईस्वी के दौरान मांडू में चित्रित निमतनामा पकवानों की किताब इस शैली का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें व्यंजनों, शिकार करने वाली तकनीकों और औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। पाल चित्रकला का उदय 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी भारत के पाल शासकों की चित्रित पांडुलिपि से हुआ। पाल शासनकाल 750 ईस्वी में से 12वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में बौद्ध कला का अंतिम मुख्य काल था। पालकालीन कला और शिक्षण केंद्र नालंदा और विक्रमशिला सहित प्रसिद्ध मठ बौद्ध शिक्षा, कला और ताड़ के पत्तों पर बौद्ध विषयों वाली पांडुलिपियों के चित्रण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। इन संस्थाओं ने कांस्य प्रतिमाओं की ढलाई पर आधारित कार्यशालाएं भी आयोजित की। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों से विद्यार्थी और तीर्थयात्री शिक्षा तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए इन मठों में जाते थे। ये प्रायः पाल बौद्ध कला के नमूने जैसे कांस्य, स्थाकृति और सचित्र पांडुलिपि अपने साथ वापस लेकर जाते थे, जिससे पाल कला का नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा जैसे स्थानों पर प्रसार हुआ। पाल चित्रकला की विशेषताएं: चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत का लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं तथा हल्की रंग योजना पाल शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। अजंता की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रकला की समानांतर कला शैली का अनुभव होता है। पाल बौद्ध ताड़पत्र पांडुलिपि का एक प्रमुख उदाहरण अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता बौद्ध लेन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में है, जिसे बुद्धिमत्ता की पूर्णता के रूप में भी जाना जाता है। 11वीं शताब्दी में राजा रामपाल के शासनकाल के दौरान नालंदा मठ में निर्मित एक
इस उत्कृष्ट कृति में 6 चित्र स्पष्ट हैं और दोनों तरफ चित्र से सजे लकड़ी के आवरण हैं। पाल चित्रकला का पतन पाल कला का 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंत में, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। राजस्थानी चित्रकला शैली शब्द का तात्पर्य उस चित्रकला शैली से है जो रियासतों और क्षेत्रों के मुख्य रूप से आधुनिक राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में विकसित हुई। इन क्षेत्रों में मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मारवाड़, मालवा, सिरोही आदि शामिल हैं, जिनका इतिहास मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का है। उत्पत्ति एवं विकास में कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1916 में इन कलाकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए राजपूत चित्रकला का नाम दिया क्योंकि इन रियासतों के अधिकांश संरक्षक और शासक राजपूत थे। यह नामकरण इस शैली के प्रसिद्ध मुगल चित्रकला शैली से अलग करने के लिए किया गया था। मालवा और हिमालय क्षेत्र की पहाड़ी शैली को भी राजपूत चित्रकला शैली के अंतर्गत शामिल किया गया। इस शब्द का प्रयोग मुगल विजय से पहले की स्वदेशी चित्रकला शैली को दर्शाने के लिए किया जाता था। भारतीय चित्रकला के बारे में काफ़ी शोध हुए और समय के साथ राजपूत शैली शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया तथा राजस्थानी, पहाड़ी जैसी विशिष्ट श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। राजस्थानी शैली की विशेषता में भौगोलिक दृष्टि से निकट होने के बावजूद इन साम्राज्यों की चित्रकला शैलियों में महत्वपूर्ण विविधता देखने को मिलती है, जो बनावट जैसे महीन या मोटी, रंगों की वरीयता, चमकदार से लेकर सौम्य रंग, रचनात्मक तत्व, वास्तुकला, आकृतियाँ, प्रकृति और कहानी कहने के तरीकों के चित्रण में विविधताओं का ध्यान केंद्रित करता है। प्रकृतिवाद उन शैलियों पर जोर दिया गया देता है जिसमें प्रकृतिवादी चित्रण के प्रति आकर्षक होता है, जबकि इन शैलियों में चरम व्यवहारवाद पर बल दिया जाता है। सामग्री और तकनीकी चित्रों का निर्माण सामान्यतः वसली पर किया जाता था। वसली बनाने की अपनी अलग विशिष्ट तकनीकी है, जिसमें कागज़ के पतले पन्नों को गोंद से चिपकाकर आवश्यक मोटाई की वसली तैयार की जाती थी। वसली का सबसे पहले काले या भूरे रंग से चित्रित किया जाता था। तत्पश्चात उसमें आवश्यक रंग भरा जाता था। रंग मुख्य रूप से खनिजों और सोने तथा चांदी जैसे कीमती धातु से बनाए जाते थे, जिसमें चिपकाने के लिए गोंद के साथ मिलाया जाता था। ब्रश, ऊंट और गिलहरी के बालों से बनाए जाते थे। चित्रण काल पूर्ण होने पर आगेट पत्थर से आगे रगड़ा घुटाई करना जाता था, जिसमें चित्र की ऊपरी तरफ परत समतल, चमकदार व ओजपूर्ण हो जाती थी। चित्रकारी प्रक्रिया दक्ष कलाकार आरंभिक रेखांकन का कार्य करता था। तत्पश्चात रंग, छवि चित्र
वास्तु अदृश्य पशु पक्षी बनाने में निपुण उनके शिष्य और दक्ष कलाकार अपना 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 कार्य पूर्ण करते थे। अंत में प्रधान कलाकार चित्र को अंतिम रूप देता देता था। फिर एक सुलेख निर्दिष्ट स्थान पर संबंधित श्लोक या पद मिलता था। राजस्थानी चित्रकला के विषय में 16वीं शताब्दी तक विशेषकर राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम उत्तर और मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था। कृष्ण को न केवल भगवान के रूप में बल्कि एक आदर्श प्रेमी के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता था, जो भावमय और रहस्यमय प्रेम दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। दिव्य और मानवीय प्रेम में इस मिलन को श्री कृष्ण और राधा के सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है। प्रमुख ग्रंथ और उसके विषय गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित संस्कृत काव्य श्रृंगार रस का प्रतीक। इसमें राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम के भौतिक रूप को दर्शाया गया है। रसमंजरी यह 14वीं भानुगुप्त द्वारा रचित रसमंजरी संस्कृत ग्रंथ है। इसमें नायक और नायिकाओं के उम्र रूप और भागवत विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसके अधिकांश रूपों द्वारा दर्शाए गए प्रेमी के रूप में चित्रित किया जाता है। रसिक प्रिया 1551 ईस्वी में केशवदास द्वारा रचित यह कृति राधा और कृष्ण के प्रतीक मानकर प्रेमियों के बीच विविध भावनात्मक स्थितियों पर प्रकाश डालती है। कवि प्रिय यह केशवदास की एक और उत्कृष्ट कृति है। यह ग्रंथ ओरछा की प्रसिद्ध गणिका राय परवीन के सम्मान में रचित एक अन्य काव्य है। यह एक प्रेम कथा है, लेकिन 10वें अध्याय में 12 मासा नामक प्रकरण है, जिसमें ऋतुओं और त्योहारों से जुड़ी भावनाओं का विशद वर्णन है। बिहारी सतसई 700 छंदों से युक्त बिहारी लाल द्वारा 1662 ईस्वी के आसपास रचित इस ग्रंथ में नैतिक सूक्तियों का समावेश है तथा मेवाड़ और पहाड़ी शैलियों में इसका व्यापक रूप से चित्रण किया गया है। रागमाला चित्रकला ये कलाकृतियाँ विभिन्न रागों और रागनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें संगीत की धुनों को जीवंत चित्रों के रूप में चित्रित किया गया। चित्रकला के अन्य लोकप्रिय विषय में ढोला मारू, सोनी महिवाल और मृगावती जैसे अन्य प्रेमाख्यान हैं। धार्मिक ग्रंथों में रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, देवी महात्म्य शामिल हैं। दरबार के दृश्यों, ऐतिहासिक घटनाओं, शिकार अभियानों, युद्ध उत्सवों, अनुष्ठानों, राजाओं के चित्रों, शहर के दृश्यों का सजीव चित्रण है। मानव चित्रकला शैली में मालवा चित्रकला शैली 1600 से 1700 ईस्वी तक विकसित हुई तथा हिंदू राजपूत दरबारों की पहचान बनी रही। यह जैन पांडुलिपि और चौर पंचाशिका पांडुलिपि चित्रकला की शैलियों को मिलाकर एक अनूठा चित्रण प्रस्तुत करती है। विषय वस्तु मालवा चित्रकला ने रामायण, भगवत पुराण, अमरू शतक, रसक प्रिय, रागमाला और 12 मासा में विषय वस्तु ली थी। उल्लेखनीय कलाकृतियों इस शैली की आरंभिक कलाकृतियों में अमरू शतक का 1652 ईस्वी का सचित्र काव्य पाठ और माधव दास का 1680 ईस्वी का रागमाला चित्र शामिल है। भौगोलिक विस्तार में राजस्थानी शैली की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के विपरीत मालवा शैली का कोई स्पष्ट उत्पत्ति केंद्र नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका विस्तार मध्य भारत में विशाल भूभाग में था, जिसमें कभी कभी मांडू, नुसरतगढ़, नरसंग शहर जैसे स्थानों का उल्लेख मिलता है। दतिया महल में मालवा चित्रकला का एक महत्वपूर्ण संग्रह पाया गया है, जो इस कला के लिए बुंदेलखंड को एक संभावित केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि दतिया महल में भित्ति
में स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है, जो मालवा शैली में कागज पर बने चित्रों में देखी गई स्वदेशी द्विआयामी शैली के बिल्कुल विपरीत है। इन कलाकृतियों में संरक्षक राजाओं और उनके चित्रों का उल्लेख ना होना इस बात की ओर संकेत करता है कि दतिया के शासकों ने उन्हें घुमंतु कलाकारों से खरीदा होगा। मेवाड़ चित्रकला शैली। राजस्थान में मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। मुगलों के साथ युद्धों के कारण संभवतः मेवाड़ के कई प्रारंभिक चित्र नष्ट किए गए। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1605 में निसार दीन द्वारा चुनार के चित्रित रागमाला चित्रों में मानी जाती है। जगत सिंह प्रथम वर्ष 1628 से 1652 का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला के लिए परिवर्तनकारी युग था। इस अवधि में उल्लेखनीय कलाकार साहिबदीन मनोहर थे। एक अन्य प्रतिष्ठित कलाकार जगन्नाथ से 1719 ईस्वी में बिहारी सतसई का चित्रण किया। प्रमुख विशेषताएं और विषय। साहिबदीन की प्रमुख कृतियां रागमाला, रसक प्रिया, भगवत पुराण और रामायण का युद्धकांड है। साहिबदीन के युद्धकांड में रामायण का एक भाग है, जिसमें विशेष रूप से युद्ध के दृश्यों को चित्रित किया गया। तिर्यक रेखाएं परिप्रेक्ष्य की एक अनूठी चित्रात्मक तकनीक की प्रस्तुत की गई है। 18वीं शताब्दी का मेवाड़ चित्रकला में अपना ध्यान साहित्य चित्रण से हटकर दरबारी क्रियाकलाप के चित्रण पर केंद्रित कर दिया। सामान्य विषयों में छवि चित्रण, दरबार के दृश्य, शिकार, अभियान, त्योहार, राजघरानों के दैनिक गतिविधियां शामिल है। एक पृष्ठ में महाराणा जगत सिंह द्वितीय को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते दिखाया गया है, जिसमें जटिल कथा, भूदश के विस्तृत मनोरम दृश्य को दर्शाया गया है। मेवाड़ के कलाकार चमकीले रंगों को पसंद करते थे, जिसमें मुख्य रूप से लाल और पीले रंग होते थे। नाथद्वार उदयपुर के पास स्थित नाथद्वार 17वीं शताब्दी में के अंत में एक चित्रकला शैली के रूप में उभरा। वास्तव में अवसरों के दौरान देवता श्रीनाथ जी के लिए कपड़े पर बड़े पिछवाई पृष्ठभूमि तैयार किए जाते थे। बूंदी चित्रकला शैली 17वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जो अपने उत्तम रंग योजना और डिजाइन के लिए जानी जाती थी। वर्ष 1591 में बूंदी रागमाला, जो इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है, जिसे भोज सिंह के शासनकाल के दौरान चित्रित किया गया था। यह शैली विशेष रूप से राव चत्तर साल और राव भाव सिंह के शासनकाल में व्यापक रूप से विकसित हुई, जिसमें साहिबदीन मनोहर और मनोहर जैसे कलाकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। बाद में राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करने के बावजूद बुद्ध सिंह ने इस कला को आगे बढ़ाना जारी रखा। उनके बेटे उमेंद्र सिंह ने चित्रों में सूक्ष्म विवरण दिखाने की प्रवृत्ति को परिष्कार किया। अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल 1682 से 1602 के दौरान 1680 में चित्रकार तुलसी राम द्वारा अश्वरोही अनिरुद्ध का एक
का एक उल्लेखनीय चित्र बनाया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया। यह चित्र कलाकार की गति की धारणा और एक घोड़े की गति का प्रतीक है। इसमें एक घोड़े को हवा में तेज गति से दौड़ाते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि जमीन नहीं दिखाई देती है। चित्रों के पीछे तुलसी राम और राजकुमार अनिरुद्ध सिंह के नाम अंकित हैं, जबकि सामने वाले हिस्से में भरत सिंह का नाम है। इन चित्रों के विषय में विद्वानों के बीच कुछ मतभेद हैं। अधिकांश का मानना है कि यह अपने राज्याभिषेक से पहले का एक युवा अनिरुद्ध सिंह को दर्शाता है। बूंदी चित्रकला शैली की उल्लेखनीय कृतियों में 18वीं शताब्दी की चित्रकला में दक्कनी सौंदर्य शास्त्र को अपनाया गया तथा चमकीले रंगों को प्राथमिकता दी गई। बिशन सिंह और राम सिंह जैसे शासकों ने शिकार के प्रति सुझाव दिखाए। परिणामस्वरूप शिकार विषयक अनेक कलाकृतियां हैं। राम सिंह के शासनकाल के दौरान बूंदी महल की चित्रकला में शाही जुलूसों कृष्ण की कहानियों को दर्शाने वाले भित्ति चित्र बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि बूंदी रागमाला सबसे बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रों में से एक था, जिसमें लेख फारसी भाषा में उत्कीर्ण थे। इसे शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम द्वारा किया गया था, जो मुगल दरबार के प्रसिद्ध कलाकारों के शिष्य थे। मेवाड़ रागमाला के चित्रों का विशेष स्थान है, जिसमें विशेष रूप से मारू रागनी का जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया। इस चित्र का उत्कीर्ण लेख जो हमें बताता है कि इसे 1628 में उदयपुर के राणा श्री जगत सिंह के संरक्षण में कलाकार साहिब दीन द्वारा चित्रित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि उत्कीर्ण चित्र की चित्रकारी के कार्य को देखने के लिए दरबार के लिए बराबर बताया गया, जो कलाकारों द्वारा बताई गई कहानी पर बल देता है। कहानी अपने आप में आकर्षक है। ये एक ढोला और मारू के बारे में है, जो लोक कथाओं में राजकुमार और राजकुमारी हैं। एक साथ रहने से पहले उनकी कहानी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस चित्र में दोनों एक ऊंट पर बैठकर भागते हुए दर्शाया गया है, जो उनके चिरस्थायी प्रेम और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। बूंदी चित्रकला की विशेषताओं में प्रकृति का समृद्ध चित्रण, जिसमें विविध वनस्पति, जीव जंतु और जल निकाय सम्मिलित हैं। हाथियों के अद्वितीय चित्र और रेखाचित्र, स्त्री सौंदर्य शास्त्र के लिए विशिष्ट प्रतिमान जैसे छोटी ठिगनी, कदकाठी, गोल मुखाकृति, तीक्ष्ण नैन नक्श और पतली कमर आदि हैं। एक प्रतिष्ठित चित्रकला दीमक राग को रात्रि के समय अपनी प्रियतमा के साथ एक कक्ष में बैठे हुए चित्रित किया गया, जो 4 दीवारों की ज्योति के प्रकाशन है, जिसमें से दो दीपक के आधार पर भाग नूतन ढंग से अलंकृत मानव आकृतियों के रूप में चित्रित किया गया। यह उस कलात्मक प्रक्रिया पर जोर देती है जहां शिलालेखों की तुलना में चित्रकला को प्राथमिकता दी जाती थी। विषय और प्रभाव में केशव दास के लेखन पर आधारित 12 महीने का चित्रण बारहमासा बूंदी चित्रकला के एक लोकप्रिय विषय बना हुआ है। कोटा चित्रकला शैली का उदय बूंदी शैली की शानदार परंपरा से हुआ है, जिसमें शिकार के जीवन दृश्यों का विशेष बल दिया गया। ऐतिहासिक दृष्टि में बूंदी और कोटा के 1625 ईस्वी तक एक ही राज्य थे। सम्राट जहांगीर ने मधु सिंह की वीरता की सराहना करते हुए पुरस्कार स्वरूप कोटा को बूंदी से अलग कर दिया।
अलग कर दिए। कोटा की चित्रकला की शुरुआती जगत सिंह वर्ष 1658 से 1683 शासनकाल के दौरान 1660 के आसपास हुई। शैलीगत विकास और विशेषता प्रारंभिक बूंदी और कोटा चित्रकला शैली के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कोटा ने बूंदी की कलात्मकता में काफ़ी कुछ सुधार लिया था। हालांकि समय के साथ कोटा चित्रकला में विशेष रूप से आकृतियों संभाव्य और संस्थागत चित्र में एक विशिष्ट गैर अनुरूपता दिखाई दी। राम सिंह प्रथम के शासनकाल में 1686-1708 ईस्वी में तक कोटा चित्रकला में विषयों की विविधता में काफ़ी विस्तार हो चुका था। कोटा के कलाकारों ने भूदृश्य केंद्रित रचनाओं का अधिक ध्यान दिया, जिसमें भूदृश्य को प्राथमिक विषय बनाया गया। प्रमुख प्रावधान उमेश सिंह का शासनकाल 1770 से 1819 के ईस्वी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। युवावस्था में ही राज सिंहासन पर बैठने के बाद वे अपने शक्तिशाली राजाधिकारी जालिम सिंह के प्रभाव में मुख्य रूप से शिकारी बने रहे। वन्यजीवों और शिकार के प्रति उनका यह जुनून उनके काल के चित्रों को स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है, जो अक्सर उनके शिकार अभिव्यक्तियों के अभिलेखों के रूप में काम आते हैं। यहाँ तक कि दरबार की महिलाओं भी शिकार आधारित इन सामाजिक अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कोटा चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में चित्रण की सहजता, उल्लेखनीय और विशिष्ट छायांकन तकनीकी, विशेष रूप से दोहरे नयन पट की छाया अंकित करना, पशुओं और युद्ध के दृश्यों को चित्रित करने की निपुणता आदि। बीकानेर चित्रकला शैली राव बीका राठौर ने 1688 ईस्वी में एक प्रमुख राजस्थानी राज्य बीकानेर की स्थापना की। अनूप सिंह के शासनकाल में 1698 ईस्वी में बीकानेर में पांडुलिपियों और चित्रों के से समृद्ध एक पुस्तकालय था। मुगलों के साथ लंबे समय तक संबंध होने के कारण बीकानेर की चित्रकला शैली मुगल शैली का ललित और सौम्य रंग शैली के समाहित थी। प्रभावशाली कलाकार और उनका योगदान में शिलालेखों में प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान अनेक मुगल शिल्पकार यहाँ आए और उन्होंने बीकानेर की कला में योगदान दिया। दिल्ली में एक उस्ताद अली रज़ा के करण सिंह ने नियुक्त किया, जिसकी कृतियाँ बीकानेर शैली में शुरुआत का प्रतीक है, जो लगभग 1650 ईस्वी में बनी। अनूप सिंह के शासनकाल के मुख्य कलाकार रुकनुद्दीन की शैली में स्वदेशी दक्कनी और मुगल शैलियों का मिश्रण था। रामायण रसक प्रिय दुर्गा सप्तशती सहित महत्वपूर्ण ग्रंथ में चित्रित किया गया। उनकी कार्यशाला में उल्लेखनीय चित्रों में इब्राहिम नाथू, साहिबदीन और ईसा शामिल हैं। बीकानेर शैली की विरासत बीकानेर शैली सबसे अधिक तरह की प्रलेखित चित्रकला शैली में से एक है। वहीं शाही डायरी बीकानेर कलाकृतियों पर कई अभिलेखों के साथ इस शैली के इतिहास का एक समृद्ध रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। अभिलेख में मुख्य रूप से मारवाड़ी और कभी-कभी फारसी में कलाकारों, तिथियों और निर्माण स्थलों और अवसरों का विस्तृत विवरण प्रदान किया गया। मंडी प्रणाली और कला पद्धति। बीकानेर में चित्रकला बनाने की प्रथा प्रचलित है।
प्रचलित थी, जिसे मंडी कहा जाता था, जहाँ कलाकार एक मुख्य कलाकार के मार्गदर्शन में कार्य करते थे। रुकनुद्दीन इब्राहिम और नाथू जैसे प्रसिद्ध कलाकारों इसमें से कुछ व्यावसायिक चित्रशालाओं में को संभालते थे। चित्र पूर्ण होने पर मुख्य कलाकार का विवरण और तारीख कलाकृतियों पर अंकित की जाती थी। अक्सर मुख्य कलाकार का नाम उनके शिष्यों के कार्य पर अंकित किया जाता था, जिसका अर्थ था कि मुख्य कलाकार ने अंतिम रूप दिया होगा। इस प्रक्रिया को गुदराई या ऊपर उठाना लिफ्ट कहा जाता था। चित्रशालाओं में पुरानी कलाकृतियों की मरम्मत की जाती थी और उनकी नकल प्रतियां भी बनाई जाती थी। चित्रकला होती थी। बीकानेर दरबार में एक कला रूप रुकनुद्दीन द्वारा 1683 ईस्वी में बनाया गया। रचना चित्र को उनके अभिलेखों में विभाजित किया गया। ऊपरी चित्र कृष्ण एक टोपी पहने हुए। बीकानेर शैली की विशेषता में बीकानेर में यह अनूठी प्रथा थी कलाकारों के चित्र बनाना, जिसमें अक्सर वंशावली का चित्रण देखने को मिलने वाले शिलालेख भी होते हैं। ऐसे कलाकारों में उस्ताद की उपाधि दी जाती थी। रुकनुद्दीन की कृतियाँ उनके कोमल रंगों के लिए उल्लेखनीय है। इब्राहिम की कृति स्वप्निल आभा के लिए हुई थी, जिसमें चेहरे की सुंदरता के साथ सुडौल। इब्राहिम की चित्रशाला बहुत उन्नत प्रतीत होती है, जिसमें बारहमासा, रागमाला और शक प्रिय जैसे विभिन्न संग्रह हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली सर्वाधिक शैलीगत राजस्थानी लघु चित्रकारियों में से एक है। इन शैली के चित्र अपनी उत्कृष्ट बनावट, धनुषाकार भैंसों से बने चित्रों, कमल की पंखुड़ी के समान गुलाबी रंग की आंखें, झुकी हुई पलकें, सुसंगठित नुकीली नाक और पतली होंठ जैसी शैलीकृत विशेषताओं से अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास में किशन सिंह ने 1609 में जोधपुर रियासत में अलग होकर किशनगढ़ की स्थापना की। 17वीं शताब्दी के मध्य तक मान सिंह के संरक्षण में 1706 ईस्वी में किशनगढ़ दरबार में एक विशिष्ट कलाकृति शैली विकसित हुई। इस शैली की विशेषता थी लंबी मानव आकृति, हरे रंग की प्रति बदलाव, मनोरम दृश्य चित्र की प्राथमिकता आदि। मुख्य विशेषताओं में बनी ठनी एक गायिका थी जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और विशिष्टता के लिए जानी जाती थी। यह राज सिंह की पत्नी की परिचारिका थी। यह एक अत्यंत प्रभावशाली कवित्री, गायिका, नर्तकी थी। सावंत सिंह, जिसने नागरी दास के रूप में कविता लिखी, बनी ठनी से बहुत प्रभावित हुए। उसने राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रसंग पर कविताएं लिखी। आखिरकार 1757 ईस्वी में राजगद्दी छोड़ दी और बनी ठनी के साथ वृंदावन चले गए। कलाकृत्मक कृतियों में बनी ठनी के अतिरंजित चेहरे की विशेषता ने एक अनूठी किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रेरित किया। कलाकार निहाल चंद को इस शैली को बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो अक्सर सावंत सिंह और बनी ठनी को कृष्ण और राधा के रूप में चित्रित किया गया। बनी ठनी के चित्रण की मुख्य विशेषताओं में घुमावदार आंखें, तीखी भौहें, नुकीली नाक, पतले होंठ, गालों पर समर्पित लहरदार केस आदि। राधा के रूप में बनी ठनी की प्रतिष्ठित पेंटिंग नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई हैं। धार्मिक प्रभाव में राज सिंह 1706 से 1748 ईस्वी में
बल्लभाचार बल्लभाचार के पुष्टि मार्गी पंथ में दीक्षा में कृष्ण लीला विषय में किशनगढ़ कला। धार्मिक प्रभाव राज सिंह 1706 से 1748 ने बल्लभाचार की पुष्टि मार्ग पर पंथ में दीक्षा में कृष्ण लीला विषयों पर किशनगढ़ कला को प्राथमिक केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। विशेषकर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम पर केंद्रित ये विषय किशनगढ़ के शासकों में अत्यंत पसंदीदा बन गए। प्रमुख कलाकार योगदान निहाल चंद सबसे प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने 1735 के बीच मुख्य रूप से सावंत सिंह के लिए कार्य किया। निहाल चंद की रचनाएं सावंत सिंह की कविताओं पर केंद्रित थी, जिसमें अधिकांश राधा कृष्ण को दिव्य युगल के रूप में दर्शाया जाता था। इन चित्रों में निम्नलिखित को दर्शाया जाता था। युगल प्रेमी युगल दरबारी पृष्ठभूमि में एक विशाल विस्तृत मनोरम परिदृश्य में आकृतियां तुलना में छोटी प्रतीत होती थी। सुस्पष्ट रंगों का जीवंत उपयोग किया जाता था। जोधपुर चित्रकला शैली 16वीं शताब्दी में मुगल प्रभाव चित्रकला और दरबारी दृश्य चित्रों आदि पर नजर आता था। हालांकि जोधपुर की स्वदेशी लोक शैली ने इस प्रभाव का प्रतिरूप किया। अधिकांश संग्रहित चित्रकला चित्रों में प्रचलित रही रागमाला पाली के चित्र में प्रासंगिक चित्र और इस जो कलाकार बीरजी द्वारा 1623 में चित्रित किया गया। प्रमुख शासकों के अधीन विकास में महाराजा जयसिंह 1638 से 1678 ईस्वी। उन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य में चित्रकला के एक समृद्ध युग की शुरुआत की। दस्तावेजी चित्रों की प्रथा का चलन शुरू हुआ, जो 19वीं शताब्दी में छायाचित्र फोटोग्राफी के आगमन तक जारी रही। श्रीनाथ जी के वल्लभ पंथ के प्रति व्यक्तिगत झुकाव होने के कारण उन्होंने कृष्ण के सबसे संबंधित विषयों के भागवत पुराण के साथ विशिष्ट रूप में संरक्षित किया। अजीत सिंह 1679 से 1724 ईस्वी वह महान योद्धा वीर दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध 25 वर्षों तक चले युद्ध के बाद सिंहासन पर बैठे। दुर्गादास की वीरता उपलब्धियों का कविताओं और दरबारी चित्रों के वर्णन किया गया। उसमें घुड़सवारी के चित्र भी लोकप्रिय हुए। मान सिंह 1803 ईस्वी 3 से 1843 ईस्वी इस अवधि में उल्लेखनीय कृतियां रामायण में 1804, ढोला मारू पंचतंत्र 1804 और शिव पुराण है। रामायण चित्रकला विशेष रूप से रोचक है क्योंकि इसमें कलाकार ने जोधपुर को राम की अयोध्या के रूप में प्रस्तुत किया तथा इसमें शहर के वास्तुकला बाजारों उस समय के सांस्कृतिक जीवन की सूचनाएं मिलती हैं। मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी चित्रकला में नाथू गुरुओं के साथ चित्र मिलते हैं। नाथ चरित्र 1824 ईस्वी के एक समुच्चय को भी चित्रित किया गया है। उत्कीर्ण लेख में मारवाड़ चित्रों का उत्कीर्ण लेख आमतौर पर यह
19वीं सदी तक चित्रित सीमित थे। इनमें कभी कभी तारीखें, कलाकार के नाम और चित्र के स्थान उल्लेख होता था। इन चित्रों में एक जयपुर चित्रकला शैली मुगल बादशाहों के साथ निकटता और सौंदर्यपूर्ण संबंधों के कारण आमेर के मुगल सौंदर्य बोध का गहरा प्रभाव देखने को मिला। जैसे राजा भरमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया। उनके बेटे भगवत दास अकबर के घनिष्ठ मित्र थे। साथ ही भगवत दास के बेटे मान सिंह अकबर के भरोसेमंद सेनापति थे। प्रमुख शासकों के अधीन विकास में सवाई जयसिंह